नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश भर में अब तक 35 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आयुष मंत्री भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की आज शुरुआत करेंगे। हरियाणा और गोवा में लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ 12 जुलाई तक बढ़ाया गया। दिल्ली में बिना दर्शकों के स्टेडियम आज से खुलेंगे। कर्नाटका में कोविड प्रतिबंधों में और छूट दी गई। दुकानें और मॉल अब पूरी क्षमता से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ करेंगे। और फिलीपींस में विमान दुर्घटना में 45 लोगों की मौत। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया है कि प्रधानमंत्री सम्मेलन में विशेष संदेश देंगे। भारत ने दुनिया में कोविड महामारी से बचाव और लोगों की सुविधा के लिए कोविन ऐप बनाया है। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविन ऐप देश में टीकाकरण में काफी सहायक है। श्री मोदी ने कहा कि कई देशों ने कोविन ऐप के प्रति रुचि दिखाई है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविन वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कोविड पर गठित प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन उच्चाधिकार समूह के अध्यक्ष आरएस शर्मा, विदेश सचिव हर्षवीर श्रृंगला तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म देश के टीकाकरण अभियान का प्रमुख स्तंभ रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण में कोविन प्लेटफॉर्म के संबंध में अनुभवों को साझा करना है। कोविड टीका पंजीकरण के लिए बनाया गया कोविन पोर्टल काफी लोकप्रिय हो रहा है। विदेशों में भी लोग इसकी तकनीक में दिलचस्पी ले रहे हैं। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों के लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में कोविड से बचाव के 35 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा कार्मिकों को 1 करोड़ 75 लाख और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2 करोड़ 72 लाख टीके लगाए गए हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में 10 करोड़ 34 लाख और 45 से 59 वर्ष के आयु समूह में 10 करोड़ 97 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 9 करोड़ 48 लाख टीके लगाए गए हैं। सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इस समय देश में कसौली में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है। इसका इस्तेमाल
मानव के लिए दवा और टीके की जांच और प्रमाणन के लिए होता है। कोविड महामारी के मद्देनजर और कोविड टीकों का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे के राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र और हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इन दोनों का उपयोग टीके की जांच और गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के तौर पर किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड के सहयोग से इन दोनों संस्थानों ने थोड़े से समय में ये अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री किरेन रिजिजू भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की आज शुरुआत करेंगे। आयुर्वेद आधारित नैदानिक परीक्षणों की जानकारी विश्व भर में मिल सके, इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य नैदानिक अध्ययन के लिए आयुर्वेद की पारिभाषिक शब्दावली के उपयोग से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराना है, जबकि अभी तक इस सिलसिले में आयुर्वेद आधुनिक औषधि विज्ञान पर निर्भर रहा है। आयुष मंत्री श्री रिजिजू इसके अतिरिक्त 4 और पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे। अमर, साही, ई मेधा और RMIS नाम के इन सभी पोर्टल को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिलकर विकसित किया है। हरियाणा सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ कोविड लॉकडाउन की अवधि 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। दुकानें, मॉल, रेस्तरां, पूजा स्थल, कॉर्पोरेट कार्यालय, विवाह समारोह, अंत्येष्टि और खुले स्थानों पर लोगों की उपस्थिति के बारे में पहले से घोषित रियायतें जारी रहेंगी। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य में होटल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे। गोवा सरकार ने भी कर्फ्यू की पाबंदियां 12 जुलाई तक बढ़ा दी हैं, लेकिन राज्य में उन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शादी विवाह और अन्य आयोजनों के लिए अनुमति दी गई है जिनमें अधिकतम 100 लोग या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50% तक संख्या में व्यक्ति शामिल हों। वहीं सभा भवन, सामुदायिक भवनों और इंडोर खेल परिसरों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसरों में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में 50 अतिथियों के साथ विवाह समारोह किया जा सकेगा। नए आदेश 12 जुलाई तक रहेंगे। एक रिपोर्ट। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सड़क के किनारे लगने वाले किसी भी साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल पहले की तरह हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दिल्ली मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और फटफट सेवा में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्नाटक में आज से कोविड लॉकडाउन प्रतिबंधों के नए दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। सप्ताहांत कर्फ्यू हटा दिया गया है तथा मॉल और धार्मिक स्थल खुल गए हैं। सार्वजनिक परिवहन में सीटों की संख्या के अनुसार यात्रा की जा सकेगी। वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर में कोविड मानकों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए मार्शल नियुक्त किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। संक्रमण न फैलने के लिए मास्क पहनना, सामाजिक अंतर रखना, हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इस नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका नगर में 216 मार्शल्स को तैनात किया है। इन्हें 54 टीम्स में बांटा गया है। हर एक टीम में 4 मार्शल्स और 1 होमगार्ड या पुलिस कांस्टेबल मौजूद है। इन्हें मार्केट, मॉल्स, होटल, प्रमुख मार्ग, धार्मिक स्थल, भीड़ वाले प्रदेश और पार्क के पास नियोजित किया गया है। इनको 28 स्वयंसेवा कार्यकर्ता सहयोग देंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं।
राज्य में कल तक 1,56,00,000 कोविड के टीके लगाए गए। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश के दुर्गम आदिवासी इलाकों में भी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे कोराचागढ़ गांव में प्रशासन की विशेष पहल पर टीका उत्सव मनाया गया। इसके तहत गांव के मुखिया और अन्य प्रभावशाली लोगों को शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन के माध्यम से जागरूक किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ बनाए गए टीकाकरण केंद्र में न सिर्फ इस गांव के बल्कि आसपास के गांवों के भी अधिकांश पात्र लोगों ने पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवा ली है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश भर में अब तक 35 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आयुष मंत्री भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की आज शुरुआत करेंगे। हरियाणा और गोवा में लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ 12 जुलाई तक बढ़ाया गया। दिल्ली में बिना दर्शकों के स्टेडियम आज से खुलेंगे। कर्नाटक में कोविड प्रतिबंधों में और छूट दी गई। दुकानें और मॉल अब पूरी क्षमता से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ करेंगे। और फिलीपींस में विमान दुर्घटना में 45 लोगों की मौत। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। ये अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदम के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। अभियान का उद्देश्य आमतौर पर सभी के लिए मौलिक साक्षरता और गणना कौशल के अनुकूल माहौल बनाना है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 तक तीसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी बच्चे लिखने, पढ़ने और गणना कौशल में अपेक्षित प्रवीणता हासिल कर सकें। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि देश भर में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ बनाए जाएंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केंद्र से वित्तीय, लॉजिस्टिक और विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए एफपीओ बनाएं। लद्दाख की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री चौधरी ने लद्दाख में जांस्कर और लेह के प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कृषि एवं किसान कल्याण उप मंत्री कैलाश चौधरी ने लद्दाख की चक्रवाती दौरा किया और लद्दाख के प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ किसानों को उनकी आय को दुगना करने और आसानी से बाजार में लाने के लिए उनकी उपज के प्रसंस्करण में सहायता करेंगे। एफपीओ को केंद्र के समर्थन के बारे में बताते हुए कैलाश चौधरी ने कहा, लद्दाख के लिए मोदी जी की सरकार लगातार किसानों के हित के निर्णय करती जा रही है और इसके अंदर किसानों के लिए बजट का भी बढ़ाया गया और जो सम्मान निधि का पैसा वो भी किसान को पहुंच रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए याक का
एक रीजनल रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इनकम डबल करना है, तो उसके लिए एफपीओ भी बनाया जाएगा। 10,000 एफपीओ जो बनने जा रहे हैं देश भर में, उसमें लद्दाख के अंदर भी प्रत्येक ब्लॉक के अंदर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और जिससे कि किसान अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, खुद अपनी पैकेजिंग करेगा, खुद रेट तय करेगा और देश के नहीं विदेश के अंदर अपने ऑर्गेनिक उत्पादन को वो बेचकर अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएगा। इस अवसर पर लद्दाख के सांसद जामेंग सेरिंग नामग्याल यूटी, कृषि सचिव रविंदर कुमार और आईसीएआर काजरी के निर्देशक डॉक्टर ओपी यादव भी उपस्थित था। कारगिल में अनायत के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं बल्कि केवल भारतीयों का ही वर्चस्व हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री भागवत ने कहा कि लोगों को पूजा पद्धति के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। श्री भागवत ने हत्या करने वाली भीड़ में शामिल लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये हिंदुत्व के विरुद्ध है। असम सरकार ने स्थानीय मुसलमानों के विकास के मुद्दों से निपटने के लिए 8 उप समूहों का गठन करने का फैसला किया है। इनमें स्थानीय मुसलमानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। ये उप समूह स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक पहचान तथा अन्य मुद्दों को देखेंगे। प्रत्येक उप समूह 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कल श्री धामी और कई मंत्रियों को देहरादून में राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री धामी राज्य के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। श्री धामी ने कहा कि वे जनता और पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी की पहुंच में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वे उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र विधानमंडल का 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के लिए विधान भवन पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्ष इस सत्र का विरोध कर रहा है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधानसभा सत्र की अवधि को बार बार कम करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सत्रों में सदन का कामकाज केवल 36 दिनों के लिए हुआ, जबकि कोविड महामारी के दौरान सदन का कामकाज और भी कम यानी 14 दिनों के लिए हुआ। फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विधायकों को मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दे उठाने जैसे विधायी साधनों का उपयोग करने से रोक दिया है। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों से पूरक मांगों के जरिए मुद्दे उठाने को कहा है। हालांकि ऐसा करते हुए सरकार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को पूरक मांगों के माध्यम से नहीं पूछा जा सकता है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला चिली के क्रिस्टियन गैरिन से और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का सामना इटली के लोरेंजो सोनेगो से होगा। महिला सिंगल्स में फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप चेक गणराज्य की बारबोरा क्रायसिकोवा का सामना दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अभी 19 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात कर रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के बारे में।
सात्विक का जन्म 13 अगस्त 2000 को आंध्र प्रदेश में और चिराग का 4 जुलाई 1997 को मुंबई में हुआ। दोनों कई वर्षों से सिंगल्स और डबल्स के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन उदय पवार से प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय जोड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाली सबसे युवा जोड़ी है और ये जोड़ी विश्व में 10वें स्थान पर है। वर्ष 2016-17 से ये दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतते आ रहे हैं। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में इस जोड़ी ने डबल्स में रजत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। इस समय ये दोनों ओलंपिक पदक विजेता डेनमार्क के मैथायस बोए की देखरेख में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2019 में इस जोड़ी ने थाईलैंड में सुपर 500 सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता था। इसी वर्ष वे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचे थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। ऐसे में सिंगल्स में पीवी सिंधु के बाद डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी से पदक की उम्मीदें हैं। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। महाराष्ट्र में ठाणे के विजय चौरे ने कल आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता जीती। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ओलंपिक क्विज को जीत सका हूं और मैं नियमित रूप से ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूं, खासकर आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस ओलंपिक क्विज का आयोजन किया है, जिससे न सिर्फ हमें खेलों के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि हमारी रुचि भी खेलों के बारे में बढ़ती है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और जो ओलंपिक में 100 से ऊपर लोगों का दस्ता जा रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वो इस बार ओलंपिक में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश का झंडा ऊंचा करेंगे। जय हिंद। ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुई है। पूरे देश में इसे अभूतपूर्व तरीके से पसंद किया जा रहा है। सैकड़ों श्रोताओं ने ईमेल से अपने जवाब भेजे। क्विज में शामिल होने के लिए आप भी सुने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। फिलीपींस में कल देश के दक्षिणी भाग में वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सैन्य विमान C-130 मिंडानाओ में कागायन डी ओरो से 90 यात्रियों को लेकर सुलू प्रांत जा रहा था। विमान के मलबे से 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बचाव अभियान जारी है। मृतकों में अधिकतर सैन्यकर्मी हैं। भारत को कल बांग्लादेश से 2600 किलोग्राम स्वादिष्ट आम उपहार स्वरूप मिले। दोनों देशों के बीच मैत्री के प्रतीक के रूप में आमों की ये खेप पहुंची है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं के लिए हरिभंगा आम की एक विशेष किस्म भेजी है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ है। रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग बाढ़ के पानी से भर गए हैं। मध्य पूर्व रेलवे के सगोली स्टेशन पर रेल ट्रैक पर पानी भर जाने से मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल संभाग में यातायात रोक दिया गया है। रक्सौल मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और मंडोही मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस सहित 6 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, तापमान 16 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 17 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, तापमान 23 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। इम्फाल में भी हल्की वर्षा की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अभी अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नए मुख्यमंत्री की शपथ अखबारों की पहली खबर है। दैनिक ट्रिब्यून की टिप्पणी है, मुख्यमंत्री नया, मंत्री पुराने। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, राज्य के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री, नए मंत्रिमंडल में कोई राज्य मंत्री नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। पूजा के तरीके से हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नहीं किया जा सकता। कोविड महामारी की पाबंदियों में राहत पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली एनसीआर में छूट का दायरा बढ़ा। हिंदी दैनिक लोकसत्य की अहम खबर है, घाटी में चुनौती बने हाइब्रिड आतंकी। नए ट्रेंड में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। हाइब्रिड आतंकी ऐसे नए आतंकवादी हैं जो हमले को अंजाम देने के बाद सामान्य जीवन में वापस लौट आते हैं। उधर जनसत्ता का कहना है, श्रीनगर में ड्रोन के उपयोग पर सख्ती, बिक्री पर रोक। जम्मू हवाई अड्डे पर हमले के बाद सतर्कता बढ़ाई गई। नए आईटी कानून का असर, शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, 3 बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने पहली पारदर्शिता रिपोर्ट में दिया कार्रवाई का ब्यौरा। गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 3,21,000 आपत्तिजनक पोस्ट पर गिराई गाज। ट्विटर और व्हाट्सएप की रिपोर्ट का इंतजार। दैनिक जागरण ने तिलहनी फसलों की खेती में उन्नत बीजों के नजरअंदाज करने पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है, भारत में तिलहनी फसलों की उत्पादकता निचले स्तर पर है। खपत का 65% से ज्यादा खाद्य तेलों का हो रहा आयात। कुछ राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने पर जनसत्ता की टिप्पणी है, पश्चिमी विक्षोभ बना मानसून की राह में रोड़ा। अपेक्षित बारिश न होने से खरीफ फसल की बुआई पिछड़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। देश भर में अब तक 35 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। आयुष मंत्री भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की आज शुरुआत करेंगे। हरियाणा और गोवा में लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ 12 जुलाई तक बढ़ाया गया। दिल्ली में बिना दर्शकों के स्टेडियम आज से खुलेंगे। कर्नाटका में कोविड प्रतिबंधों में और छूट दी गई। दुकानें और मॉल अब पूरी क्षमता से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ करेंगे। और फिलीपींस में विमान दुर्घटना में 45 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।